जय हिंद। देखिए, भारत और नेपाल के रिश्ते अचानक से इतने बिगड़ते क्यों जा रहे हैं, और भारत नेपाल के लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत उनकी जमीन कब्जा कर रहा है, और चाइना कैसे नेपाल को अपने इन्फ्लुएंस में करते जा रहा है, और केपी शर्मा ओली किस तरह से इंडिया और नेपाल के रिश्तों को बर्बाद कर दिए, इसको एक एक करके डिटेल से हम लोग समझते हैं। देखिए, जब मुगलों का पतन हुआ था तो नेपाल के राजा मजबूत थे, वो तराई का एरिया कब्जा कर लिए, कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम, ये सारा एरिया को कब्जा कर लिए। लेकिन अंग्रेजों ने जब इस पे आंग्ल और नेपाल युद्ध किया 1814 से 1816 के बीच में, तो नेपाल के गोरखा शासकों को पीछे हटना पड़ा और उनको ये जमीन वापस करनी पड़ी अंग्रेजों के साथ। हमारा तो सत्ता उस समय गिर चुका था, यहाँ पे मराठों की भी हार हो चुकी थी। 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद मराठों का पतन प्रारंभ हो गया, इधर मुगल खत्म ही हो गए थे। तो यहाँ से पहले जो सतलज नदी से इनकी सीमा बनती थी, अंग्रेजों ने इसे कह दिया कि भैया ये आपकी काली नदी से सीमा बनेगी यहाँ पर, और यहाँ पर मेची नदी, और यहाँ गंडक नदी, ये बॉर्डर जो बनेगा बिहार के साथ गंडक नदी। तो 3 नदियों को सीमा बना दिया अंग्रेजों ने। अब इन 3 नदियों को समझते हैं। ये सीमा जो बनाई गई थी ये सुगौली में बैठ के बनाई गई थी। सुगौली बिहार के चंपारण में एक जगह है सुगौली, तो सुगौली में ये संधि हुई 1816 की, इसलिए इसे सुगौली की संधि कहते हैं। इसके तहत नेपाल की पश्चिमी सीमा काली नदी, उसके उधर भारत का उत्तराखंड, इधर मेची नदी, इसके इधर सिक्किम, और नीचे ये गंडक नदी। अब इन नदियों से विवाद कैसे है, तो ये विवाद समझती है मेनली गंडक और मेची को लेके, क्योंकि नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। जब हम नदियों के हिसाब से बॉर्डर बनाते हैं तो ये तो समझ में आता है कि उधर वो देश उधर ये देश, लेकिन हजारों साल, 100 साल, 150 साल बाद नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं, तो बॉर्डर लाइन आगे पीछे हो जाता है। इसी को समझते हैं लोग। यहाँ देखिए, बिहार में यहाँ पर गंडक नदी अपना रास्ता थोड़ा सा बदल ली, इधर काली और मेची के बाद में समझेंगे गंडक नदी यहाँ चंपारण में अपना रास्ता कैसे बदली। सुगौली की संधि के तहत 1816 में जो संधि हुई थी, इसमें गंडक नदी को हम लोगों ने बॉर्डर माना था। नेपाल में इसे नारायणी कहते हैं, नेपाल के लोग गंडक नदी को नारायणी कहते हैं, और इंडिया के लोग इसे गंडक नदी कहते हैं। अब हुआ क्या, जब ये 1816 की सुगौली की संधि हुई थी तो एक शहर था, सुस्ता नाम का एक गांव था। अब नेपाल चूंकि छोटा एरिया है, उसके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन है नहीं, तो उसके लिए छोटे छोटे गांव भी बहुत मायने रखते हैं। तो सुस्ता नामक जगह था जो नेपाल को था। अब इस गंडक नदी के इस साइड में नेपाल है, और ये सुस्ता विलेज है, ये नेपाल के पास था और इंडिया के पास नहीं था। ये बॉर्डर बनाई थी नदियां। लेकिन नदियां जैसे कि अपना रास्ता बदलती हैं, नदियां ने, ये नदी जो थी, ये गंडक नदी ने ऐसे रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल लेने के कारण यहां पर ये जो सुस्ता जगह है, ये सुस्ता जगह इंडिया में चला आया। अब ये जगह आ गया इंडिया में। नेपाल का कहना है कि भैया नदी रास्ता बदल दी, गौवा तो मेरा था, पहले जनगणना हमारे यहाँ होती थी। तो एक ये वाला डिस्प्यूट है सुस्ता को लेकर, गंडक नदी को लेकर। उसके बाद जो विवाद है ये समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से कि ये वाला विवाद क्या कह रहा है। देखिए, यहां पर काली नदी बॉर्डर बनाती है और इस साइड में मेची नदी बॉर्डर बनाती है। तो काली नदी जो है ना, इसका उद्गम जो शारदा नदी है यानी काली नदी, इसकी उद्गम यानी स्टार्टिंग को लेके प्रॉब्लम है। कैसे, ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। अब जो काली नदी जो है, ये नदियां कहाँ से मिलके बनेगी, इसका 2 नदियों से मिलके बनती। एक नदी की ओरिजिन होती है लिम्पियाधुरा से, और एक होती है लेपुलेख से। जिस समय 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, उस समय इस लेपुलेख नदी को ओरिजिन माना गया था। तो लेपुलेख नदी के इस साइड में इंडिया हो, नेपाल हो गया, और इस साइड में इंडिया का उत्तराखंड हो गया। लेकिन बहुत सारे जगहों पे इस काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा को माना गया है। अब देखिए प्रॉब्लम कहां से आएगा। इंडिया कहता है कि लेपुलेख से है, इसलिए लेपुलेख के उस साइड में नेपाल और इस साइड में कंप्लीट इंडिया हो जाएगा। लेकिन इंडिया को लेपुलेख की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेपाल का कहना है कि पहले हमारे यहाँ के लोगों की जनगणना भी हमारे नेपाल में होती थी। क्यों? क्योंकि नेपाल का कहना है कि ये जो काली नदी है इसका उद्गम लिम्पियाधुरा से है। अगर लिम्पियाधुरा से उद्गम माना जाएगा तो ये एरिया नेपाल को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नेपाल कहता है कि भैया ये नदी का जो ओरिजिन है हम लिम्पियाधुरा को मानते हैं। भारत का कहना है कि नहीं भैया हम लेपुलेख मानते हैं। अब बीच में फंस जाता है काला पानी कि भैया हम किधर से जाएं यहाँ पे। अब ये जमीन जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खेती उपजाऊ इस सब की जमीन नहीं है। मेन ये जमीन हमारे लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो ये लेपुलेख दर्रा होके हम लोग जा सकते हैं। अब चाइना क्या किया है, यहाँ अपनी ट्रेन लेके चला है, बुलेट अपनी ट्रेन। तो अब हम लोग अगर वहाँ रास्ता नहीं बनाएंगे, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो युद्ध की स्थिति में हमको कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं मिलेगा वहाँ पर। इसलिए भारत ने यहाँ से सड़कें बनाना चालू किया और लेपुलेख तक 80 किलोमीटर तक की सड़क बनाई। जैसे सड़क बनाया ना तो नेपाल इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि
ये तो गलत है, काला पानी मेरा है, लिम्पियाधुरा मेरा है, लेपुलेख मेरा है। भारत कह रहा है कि भैया लेपुलेख तक उधर के इधर रहो, बट ये जो एक्स्ट्रा जमीन का टुकड़ा है ना, इसको लेके विवाद हो गया है। अब नेपाल चूंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, नेपाल जो है चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, इसलिए जो नया नक्शा बनाया है ना नेपाल, उसमें देखिएगा उसने अपना ये एक्स्ट्रा जमीन जोड़ दिया है अपने नए नक्शा में। कहा है कि नहीं भैया हम लेपुलेख को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि ये नदी की जो ये वाली शाखा है, नदियां जब ओरिजिन होती है तो कई छोटी छोटी टुकड़ों में आके मिल के बनती है, यहाँ पे एक ये वाला डिस्प्यूट आ जाता है, जिस वजह से केपी शर्मा ओली इसका बहुत फायदा उठाते हैं। इन्होंने अपने नोट पे जो लाया था उसमें इन्होंने एक्स्ट्रा नक्शा ये जोड़ दिया था और कहा था ये लिम्पियाधुरा से लेके यहाँ तक मेरा लेपुलेख तक आएगा, बीच में काला पानी आ जाता है। तो जिस वजह से ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पूरी तरह से प्रभाव में आ गए हैं केपी शर्मा ओली, और इंडिया नेपाल के रिलेशन को खराब करने में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि प्राचीन पहले समय जाके देखिए, वो लेपुलेख का एरिया जो था वहां पर हम लोग की जनगणना होती थी, ये एरिया में यहाँ नेपाल के लोग रहते थे। अरे भैया उस तरह से तो बिहार में भी नेपाल के लोग रहते हैं, दुनिया भर के नेपाल के लोग रहते हैं, तो क्या पूरा का पूरा नेपाल का नहीं हो जाएगा? नेपाल और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब अगर पहले की ओर जाएंगे तो पहले तो हम लोग अखंड भारत में थे, सब लोग हमारा ही था यहाँ पे, ज्यादा दूर कहाँ जाइएगा। 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ, 1947 में पाकिस्तान अलग होता है। यहाँ पर आज़ादी के 10 साल पहले 1937 में म्यांमार टूटता है, 1971 में बांग्लादेश टूटता है। तो ये तो बहुत टूट टूट के बने हैं। तो अगर ऐसे प्राचीन कालते में चलेंगे तो हमारे शास्त्रों में तो जब वेद पुराण की उच्चारण होता है तो वहीं से होता है जम्बू द्वीप है, तो पूरा एशिया हम लोग का होगा, जम्बू द्वीप बोला जाता था एशिया को पूरा का। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये रिलेशन को मेनली चुनाव जीतने के लिए केपी शर्मा ओली किसी भी हद तक गिर सकते हैं, यही इनको खराब लगता है। अब देखिए, इंडिया और नेपाल के रिश्ते को खराब करने से चाइना को ज्यादा बेनिफिट होगा। वो इंडिया को काउंटर करना चाहता है, उसको पता है कि ये चिकन स्नेक अगर हम काट देंगे तो यहाँ के 8 स्टेट पर इंडिया नहीं जा पाएगा। यही वजह है कि चाइना यहाँ से नेपाल से रिश्ते खराब करके इस रास्ते घुसना चाहता है वो नेपाल में, और म्यांमार के रास्ते यहां से वो घुसना चाहता है बांग्लादेश में। यही वजह है कि देखिएगा म्यांमार में भी तख्ता पलट हो गया है, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया है, और काठमांडू में जो नेपाल है यहां भी तख्ता पलट हो गया है। अभी जो सरकार आएगी उसको ये कुछ प्रलोभन दे के यहां अपना सैन्य अड्डा ले लेगा, मोहम्मद यूनुस से अगर ले लेगा तो यहां ले सकता है। तो हमारा फ्यूचर ये गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा चिकन स्नेक है, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को नजर रखने की जरूरत है, हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा। इधर बांग्लादेश में यूनुसा पगलाइए गया है, अभी नेपाल में कौन बैठेगा कोई ठीक नहीं है। दूसरा, ये कई बार उल्टा सीधा बयान देते रहता है, ये बुढ़ा पगला गया है, यहाँ पे कह रहा है ब्राह्मण है, ये बुढ़ऊ ब्राह्मण है, कहता है राम जी का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था, नेपाल में हुआ था। बताइए भाई, तुमको कौन ब्राह्मण का शिक्षा दिया, हमको ही नहीं समझ में आता है। ये ओली को ये मान अजीब तमाचा मारने वाली बात है। भारत में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, उन्हें बड़ा सम्मान की नजर से देखता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि भैया कोई जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, उससे भी पूछा जाएगा कहाँ जन्म लिए थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो कहेगा अयोध्या में। लेकिन ये ब्राह्मण होके भारत और इंडिया नेपाल के रिश्ते खराब करने के लिए कह रहा है कि नेपाल में महात्मा बुद्ध जन्म लिए तो लुम्बिनी में। सीता मैया सीतामढ़ी में मिली थी, बाद में राजा जनक उनको लेके गए थे वहां पे जनकपुर में अपने यहाँ। तो एक से एक ये सब नौटंकी है, रिश्ते खराब कर रहा है। 2015 में बड़ी दिक्कत हो गया था एक्चुअल में ना। नेपाल जो भी सामान मंगाता है तो ये लैंड लॉक कंट्री है, नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री उसे कहा जाता है जो चारों ओर जमीन से घिरा हो, समुद्र उसके पास ना हो। साथ में ये बफर कंट्री है, दो बड़े देशों के बीच का छोटा देश बफर कंट्री कहलाता है। इसे ब्लैकमेल करते रहता है इंडिया और चाइना को। तो ये चाइना, अभी चाइना से कोई सामान खरीदना है या किसी को खरीदना है ना, तो ये यहाँ से लेके आता है किसी भी देश से, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पर कलकत्ता बंदरगाह के, और यहाँ से वो रक्सौल होते हुए लेके जाता है। तो यहाँ से भारत हल्दिया कलकत्ता बंदरगाह से रक्सौल तक एक एक्सप्रेस वे भी बना रहा है। हालांकि चाइना इधर से ट्रेन का भी प्रोजेक्ट ला रहा है, ट्रेन का प्रोजेक्ट ला देगा तो चाइना नेपाल के लिए अपने फेवर में नेपाल को ले जाने में चाइना सफल हो जाएगा। लेकिन भारत को अपने पड़ोसियों पर नजर रखने की जरूरत है। हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और याद रखिएगा, नेपाल, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश ऐसे छोटे देश है ना जिनको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाते हैं, जाके बैठ जाएंगे चीन के गोद में। पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या हुआ यहाँ पर? इसलिए बड़ी जरूरत है हम लोगों की नाजुक दौर से गुजरती अर्थव्यवस्था में इस चीजों को हम लोग को अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान देना चाहिए। और ये जो नेपाल में है ना ओली, एकरे चक्कर में बर्बाद भइल है। यहाँ पे ओली तोरा हम नहीं जान रही, चाइना वाली राजदूत के चक्कर में बर्बाद भइल थे ओली भाई। देखिए बुढ़ौती में सठिया गया ये आदमी यहाँ पर।
ये के चक्कर में गया बर्बाद। ये आकर चाइना से इनकी पार्टी के मीटिंग पे बैठ रही है। ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप अगर इंडिया आते हैं या कोई आता है तो वो भारत सरकार से न बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी से बात करेंगे, इधर बिहार में आके नीतीश कुमार से बात करेंगे, किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन ये इंटरफेयर करती है। ये बुढ़ऊ को समझ में आ नहीं रहा है, एक चक्कर में बुढ़ऊ पगला गया है। नेपाल का आदमी इसको ठीक कर दिया, इनको जहाज पे लदा लदा भागे थे, हेलीकॉप्टर से बेचारा लदा के भागा था फैमिली। इसको लगता था इसका कभी अंत नहीं होगा। नेपाल वाला जंजी लोगों ने इनको तो व्यवस्था कर दिया। तो नेपाल के लोगों को भी सोचना चाहिए। देखिए, इंडिया और नेपाल के रिश्ते बहुत गहरे हैं। हमारा इंडिया और नेपाल के साथ बॉर्डर जो लगता है, उस बॉर्डर पे वीजा फ्री आ सकते हैं लोग, जा सकते हैं लोग, कभी वीजा नहीं लगता है। तो हम लोग भी नेपाल से आ सकते हैं, नेपाल के लोग भी जा सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे नेपाल के सेफ काम करने वाले काम करते हैं। हमारे पास पूरी गोरखा बटालियन है, सेना ऐसी, भारत ने ऐसी कोई युद्ध नहीं जीता है जिसमें हमारे नेपाली भाइयों ने शहादत ना दी हुई हो। हमारे भारत में गांव तक में सिक्योरिटी गार्ड में, रात में चौकीदार में, हर जगह नेपाल के लोग भरे हुए हैं। इवन नेपाल को यूज करने के लिए भारत ने सार्क सैटेलाइट दिया था। आज भी नेपाल में जो पेट्रोल जाता है, भारत से पेट्रोलियम जाया जाता है, उसको सप्लाई किया जाता है ट्रकों टैंकरों में भर भर के यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा भारत से है क्या चीज है कि नेपाल हमें ज्यादा कुछ बेच नहीं पाता। हालांकि ठंडी के दिन में नेपाल से बहुत लोग कंबल उम्बल बेचने आते हैं। तो भाई बेचो, तुम्हें मना कौन किया है। टेक्नोलॉजी के मामले में नेपाल थोड़ा सा पीछे है, मेडिकल इंडस्ट्री और पीछे, एजुकेशन सिस्टम और पीछे। तो यहाँ थोड़ा नेपाल के लोगों को लगता है आंकड़े देख के कि भैया हम लोग नहीं बेच पा रहे हैं। ये झमेला हम लोग भी झेलते हैं चाइना के साथ। चाइना हम लोग को भर भर के सामान बेच देता है, हम लोग बेच ही नहीं पाते हैं। वैसे ही चाइना, जैसे हम लोग चाइना को देखते हैं व्यापार करने से, नेपाल वाले हम लोग को देखते हैं यार ये भर भर के सामान बेच दे रहे हैं, हम लोग बेच ही नहीं पा रहे हैं। मना थोड़ी किए हम लोग, वहां से करो। नेपाल को स्टेबल रखने के लिए भारत ने पाम ऑयल नेपाल से इंपोर्ट करने लगा। जबकि देखिए, पाम जो होता है ये विश्वतरेखीय वृक्ष है, मलेशिया वगैरह में होता है। तो नेपाल था मलेशिया से इंपोर्ट करता था और अपने यहाँ बहुत सारे कारखाना लगाया था जिससे पाम से उसके ऑयल निकाला जा सके। भारत ने कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ लोगों को रोजगार मिला है, हम डायरेक्ट मलेशिया से नहीं खरीदेंगे, तुम ही से खरीद लेते हैं। तो भारत नेपाल के पाम इंडस्ट्रीज को जिंदा रखने के लिए मजबूरी में वहां से खरीदता है। लेकिन इधर से मलेशिया जो था ये पाकिस्तान का गुण गाने लगा, तो हम लोगों ने नेपाल से कह दिया भैया तुम कहीं और से पाम लाओ, मलेशिया का रहेगा तो हम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें क्योंकि बैलेंस करना भी हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अब काला पानी, लेपुलेख, लिम्पियाधुरा का जगह देखिए कैसा है यहाँ पे, एकदम दुर्गम में चोटियां हैं। यहाँ ना खेती होगी, ना स्कूल खुलेगा, ना कुछ। लेकिन सामरिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। युद्ध ऐसी स्थिति में अगर भारतीय सेना लेट से पहुंचेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी सड़क को चौड़ीकरण का नेपाल विरोध कर रहा है। अब बताइए नेपाल यहाँ पे कौन सी खोल देगा, अपने तो 5 स्टार होटल खोलेगा। लेकिन बस यही है, चाइना ने कुछ पैसे दे दिए हैं, रिश्ते खराब कर रहा है। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए ऐसे जगहों को कुछ डिप्लोमेटिक ढंग से किया जाए। जैसे नेपाल से हमारा अच्छी दोस्ती है, जब हम बॉर्डर खोल सकते हैं नेपाल से, तो नेपाल को भी ये कह सकते हैं हम लोग कि भाई इसको कॉमन यूज के लिए हम लोग जगह रख लेंगे। देखिए, जब तक इसका भारत सरकार कोई सोल्यूशन नहीं निकालेगी, नेपाल में यह एक राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा कि हमारी सरकार आएगी तो हम काला पानी लाएंगे, लेपुलेख लाएंगे, लिम्पियाधुरा लाएंगे। बेटर है कॉमन यूज करने रख लीजिए। नेपाल और हमारा इंडिया का अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा रिश्ता है। आप ऐसे समझिए कि नेपाल के जो सेनापति होते हैं ना, वो भारत के भी ऑनरेरी सेनापति होते हैं। जो भारत का सेनापति होता है जब यहाँ शपथ लेता है तो नेपाल जाता है, वो भी वहां का ऑनरेरी सेनापति लेता है। जब इतना भरोसा है ही है भाई, तो कुछ कॉमन यूज के लिए ले सकते हैं लोग वहां पे। बाकी नेपाल को भी इंडिया से समझना चाहिए कि हम भाई ऐसा ना हो कि चाइना के चाल में वो भी फंस जाए। और इसमें किसको फायदा हो रहा है? चाइना को फायदा हो रहा है। तो काला पानी वाला जो एरिया है, इसके चौड़ीकरण से लेके हर चीज को लेके इंडिया को थोड़ा सा सतर्कता रहने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि काला पानी तो अंडमान निकोबार को भी बोला जाता था। तो ये उत्तराखंड का लिम्पियाधुरा, काला पानी, लेपुलेख था। अंडमान निकोबार में एक जेल है जिसको काला पानी, सेलुलर जेल था, वो सेलुलर जेल को काला पानी कहा जाता था। अंडमान निकोबार में भेज देता था। ये इसका एंट्री द्वार था, ये मेन टावर था यहाँ से, और यहाँ से ये सब देखते थे सब इसमें बैरक बना के। और इस ऐसे जो ऐसे गए हैं, ये यहाँ पे बहुत यातनाएं दी जाती थी। ये था आपका सेलुलर जेल, यहाँ पर ही काला पानी की सजा देती थी। तो एकदम निर्मम तरीके से किया जाता। जेल का नाम था सेलुलर जेल। ऐसी होती थी, 3 मंजिले जेल होते थे यहाँ पे, 20 से ऐसे रास्ते होते थे। और यहाँ पर कुछ ऐसे जिन्हें ज्यादा सजा देनी होती थी, उनका ये बैरक वगैरह ढक देता था, रोशनी तक नहीं आने देता था। इतना ज्यादा अत्याचार हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा अत्याचार इसी काला पानी जेल में हुआ है। यहाँ ऐसे बैरक रख दिए जाते थे। अंदर
एक छोटा सा कमरा होता था ये बंद करने के लिए, और यहाँ से कुंडी दी जाती थी। ये कुंडी अंदर अंदर आके इसमें लॉक होती थी ताकि कोई हाथ से इसे खोल ना सके यहाँ पर, और इसके अंदर ऐसे रास्ते होते थे। वीर सावरकर जो थे यहीं पे बंद किए गए थे। इन्होंने कोयले से बहुत सारे इतिहास और श्लोकों को लिखा हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को अपने दीवारों पर लिख दिया था वीर सावरकर ने वहां पर। अब यहाँ पर भारत से जितने भी कैदी जाते थे ना, जितने स्वतंत्रता की बात करते थे, सबको अंडमान निकोबार के ये सेलुलर जेल में ले आके भर देते थे। इस सेलुलर जेल यानी काला पानी की सजा में इतनी भयानक सजा दी जाती थी। देखिए यहाँ पर एक जो कैदी पकड़े जाते थे, इनके गले में चेन बांध के यहाँ पे इसमें एक लकड़ी फंसा दिया जाता था। इतना दर्दनाक होता था। और इन्हें यहाँ एक देखिएगा पत्थर दिया है जिसपे एक नुकीला चाकू लगाया है, और इन्हें नारियल छीलते रहना था ऐसे दिन भर। ऐसा नहीं है कि कैदी है तो चुपचाप बैठल रहिए, दिन भर नारियल छिलवाता था। हाथ में छाले पड़ जाते थे नारियल छीलते छीलते, दर्द हो जाता था बैठे बैठे, लेकिन दिन भर नारियल छिलवाता था इनसे। अच्छा, नारियल छिल गया ना, अब नारियल को इसमें डाला जाता था, यहाँ लकड़ी के इसमें यहाँ पे, और इसमें भारी पत्थर बांध दिए जाते थे, और इनको लेके दिन भर घुमाना था, दिन भर। यही है कच्ची धानी, बैल वगैरह से पहले जोतवाया जाता था ना यहाँ पे, ये इंसान से। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे कोई, इन्हें अंग्रेजों ने पकड़ के लाया गया होगा। कितनी मुश्किल से हम लोग को आज़ादी मिली है, जिसका कोई हिसाब नहीं, यहाँ से निकलवाते थे। इसके अलावा देखिए, अगर कोई किसी से थोड़ी सी गलती हो जाती थी, जैसे मान के चलिए उसे बोला गया तुम्हें 40 लीटर नारियल तेल निकालना है, और अगर उसने 40 लीटर में आधा लीटर कम कर दिया ना, तो उसे जंजीर पहना दिया जाता था पैरों में यहाँ पे। फिर उसे चलने में बहुत दिक्कत होती थी। अगर कोई बीमार पड़ गया और तेल नहीं निकाल पाया, नारियल नहीं छील पाया, तो उसको जंजीर के जगह पे ना छड़ बांध देता था। अब ये छड़ जो है ना, थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। छड़ बांध, जंजीर में तो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन छड़ में थोड़ा भी नहीं होता। ये चल भी नहीं पाते थे लोग, यहाँ पर बहुत बुरी तरह से दर्द करता था। इसको दौड़ाते थे सब, जो चल नहीं पाता था छड़ बांध के, उसको ये अंग्रेज दौड़ाते थे सब। कितने जालिम थे सब यहाँ पे। और गर्मी पड़ती है अंडमान निकोबार समुद्र के किनारे वाले एरिया में, बहुत चिलचिलाहट वाली गर्मी पड़ती है। उस गर्मी में ये सब क्या करते थे सब, पंखा वगैरह कुछ नहीं देते थे सब, और ये जूट का बोरा जो इसका जानवर को पहनाया जाता है, ठंडी के दिन में ओढ़ाया जाता है, लोग देहात में आदमी पैर पोछने के लिए यूज करता है, यही पहनाते थे सब। पूरा चमड़ा उधड़ जाता था, और सबके सामने बांध कर, और यहाँ पर मारते थे सब। पूरे कमर पे बैठने की जगह पे यहाँ पे चमड़ा उतर जाता था। मारने के बाद जब यहाँ चमड़ा उतर जाएगा, तो जब भी इंसान टॉयलेट के लिए नीचे बैठेगा तो फिर से वो चमड़ा फट जाएगा, दरार आ जाएगा। इतना मार मारते थे सब भारतीय स्वतंत्रता सेना। ये कोई पीट रहे हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, और हम इन लोग की शहादत के बदले हम लोग की ऐसी आज़ादी मिली है, और आज की जनरेशन को पता नहीं लगता है कि ऐसा ही मिल गया। यहाँ पर इतनी कठोर सजा होती थी ना, और वहाँ बदबू से मलेरिया फैल जाता था। पानी इतना गहरा होता था, काला रंग का दिखता था। गंदगी, जानवर, ये सबसे दूर तक कुछ दिखता नहीं था, तो काला दिखता था, काला पानी कहा गया। उसी के अंदर टॉयलेट करने के लिए बना देते थे सब। इन लोग को वहीं अंदर लेटरिन करना होता था, खुद से साफ करना होता था, फिर ले जाना होता था। कभी किसी की तबीयत खराब हो गई ना, अंदर ही लेटरिन कर दिया, उल्टी कर दिया, उसको वैसे ही छोड़ देते थे सब। मलेरिया हो गया, वैसे ही छोड़ दिए सब। उसी में मारते थे सब उसको कि तुम क्यों इतना गंदगी फैला रहा है। और कौन सा अंग्रेजों को रहना होता था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया सब। मलेरिया फैल गया, इतना यातना देता था सब। काला पानी जो अंडमान निकोबार में वहां पर। और खाना में क्या देता था, नालियां जो निकली होती थी, नालियां, इसके पास ना घास भूस जम जाता था, तो कैदियों से इसी को कटवाते थे सब। और इसी घास को, ये जो कचड़े हैं यहाँ पे, इसमें से पानी लेके, इसी कचड़े के पानी लेके घास को इसी में पकवाते थे सब, और सबके सामने कहते थे खाओ। जो खाता नहीं था उसको सारे चार दीवारी के बीच में बांध के मार देते सब। अब मार के एकदम दिन भर धूप में वैसे ही छोड़ देते थे सब, तड़पने के लिए, ताकि जाए वहां पे। इतनी भयानक सजा दी जाती थी काला पानी का। जो भी यहाँ गया, इक्के दुक्के लोग हैं जो वहां से सजा काट के वापस आए, वरना सारे लोगों को तो वहां मार ही देता था। सोचिए कितना निर्मम और कितना नीच हरकत होगा अंग्रेजों का, कि जो फांसी घर था उसमें 3-3 ठो फांसी देने वाला ये था तख्ता, 3-3। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कितना फांसी दिए होंगे सबकी। एक ठो फांसी देने वाला कम होगा कि भैया जल्दी जल्दी देना है ना, एक काम करो फांसी दे देते हैं। अभी जैसे हम हॉस्पिटल रहे ना, तो हमको अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब चीजें बड़ी सस्ती है, तो हमने क्या किया ना, 3-3 अल्ट्रासाउंड मशीन रखे एक साथ 3 काम करेगा। इसलिए नहीं कि ज्यादा लोग आएंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा, अरे खटाखट करके निकालते जाओ यहाँ पे 3-3। सोचिए ये फांसी लगाने वाला 3-3 रखा है। हम लोग इसलिए कहें कि अल्ट्रासाउंड में 15 मिनट लग जाता है एक आदमी का अल्ट्रासाउंड करते करते, दूसरा वेट नहीं करता रहे, एक साथ लगा के निकालो। ये सोचिए 15 मिनट लेट न लगे फांसी देने में, इसलिए इतना फांसी दिया सब यहाँ पर।
बर्बाद कर दिया सब भारतीयों को। तो ये तो आज़ादी, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हम लोग को आज़ादी की, हम लोग को ऐसे सस्ते में मिल गई तो कीमत नहीं समझ में आता है। तो ये काला पानी अलग है और अंडमान निकोबार वाला काला पानी अलग है, दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम में जो पूछता है वो काला पानी पूछता है उत्तराखंड वाला, इसलिए एग्जाम के हिसाब से याद रखिएगा। अभी बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैप से, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। हालांकि उसमें कुछ करंट अफेयर 3-4 साल पुराना पूछ दिया, तो ऐसे करंट अफेयर को अमूमन इग्नोर करना चाहिए और आयोग को भी इस टाइप से नहीं पूछना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर जो सेम टू सेम पढ़ा हुआ लगभग 120 प्लस क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ क्लास है केजीएस का, यहाँ पे हम ये सारा चीज आपको पीडीएफ में अपलोड करके दे देंगे, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहाँ जो पढ़ाया गया है वहां वही चीज आपको आया हुआ होगा। 120 प्लस क्वेश्चन सीधे सीधे क्लास नोट से यहाँ पर, तो 120 कितना भी कट ऑफ जाएगा, ये सारा अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा, एकदम मिला लीजिएगा एक एक करके। जो एग्जाम में आया है वो यहाँ पे आया है, जो एग्जाम में पूछ रहा है वही यहाँ पे भी पूछ रहा है, चाहे जितना भी टफ हुआ हो, इससे कोई बहस नहीं होता है यहाँ पे। तो दोनों में आना चाहिए। हालांकि इस बार कुछ आंकड़े जो थे वो बड़ा उलझाए थे बच्चों को, तो खैर उससे नहीं भागना है, जो क्वेश्चन आते हैं उससे तो आपको बनाना ही रहता है यहाँ पे। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे और इसको हम लोग आपको अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग इसको मिला सके। टेलीग्राम में भी अपलोड कर देंगे कितना पढ़ाया हुआ है, और आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिखा देंगे कि कितना पढ़ाया हुआ है। देखिए जो बच्चे क्लास भी नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों के लिए कहते हैं कि अगर आप क्लास किए हैं तो आपको टेंशन ही नहीं है, पढ़ाया हुआ ही आएगा। नहीं भी किए हैं तो चूंकि ये बिहार पीसीएस का एग्जाम है, एक पॉकेट जी की किताब आती है 150 रुपए के आसपास की आती है, इसमें से 86 क्वेश्चन आया है। अब चूंकि बिहार स्पेशल भी पूछता है, क्योंकि बिहार पीसीएस का यूपी पीसीएस का रहता तो यूपी से स्पेशल पूछता है, तो इस बुक से 16 क्वेश्चन आया है। तो केवल यही 2 बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो 102 क्वेश्चन ऐसे ही निकाल के कट ऑफ के ऊपर चले जाएंगे। हालांकि इसमें जितना क्वेश्चन आया है, देखिए हम एकदम सीक्वेंस लगा देते हैं पेज नंबर के साथ। ये क्वेश्चन है, ये हमारे पॉकेट जीके का है, और ये पेज नंबर है, किसका है, बिहार जीके का है, किसका, सब पेज नंबर के साथ है। जैसे ये क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, ये यहाँ पढ़ाया हुआ है पेज नंबर 100 के साथ। तो ये एकदम आपको लिंक के साथ अपलोड कर देंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो। नहीं तो अभी कई बच्चों को लगता है कि कौन सा किताब पढ़े कौन सा नहीं। यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ उसका आंसर है, पेज नंबर के साथ है, ताकि आप क्रॉस चेक कर सके। नीचे लिंक डाल देंगे और टेलीग्राम में भी इसे अपलोड कर देंगे। अच्छे से माइक्रोस्कोप से देख लीजिएगा आया है क्वेश्चन की नहीं। लेकिन आई होप कि आप नेपाल और ये इंडिया का डिस्प्यूट समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।